बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। ठीक है जी, देखिए इस टॉपिक का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है फोर, ठीक है जी। और लॉजी मीन स्टडी। अगर एक सिंगल बच्चे में बाय बर्थ चार चीज़ों की कम्बिनेशन हो, फोर डिफेक्ट्स हो, जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया था फेलोट ने, इसको हम टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट कहते हैं। एक्चुअली हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में पढ़ के आ रहे हैं कि मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज अकरिंग इन द हार्ट बाय बर्थ इज कॉल्ड कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जिसमें मिक्सिंग ब्लड लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ होती है, वो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज थी। अभी आज हम पढ़ेंगे कि वो डिजीज जिसमें मिक्सिंग राइट से लेफ्ट की तरफ होती है उनको हम साइनोटिक हार्ट डिजीजेस कहेंगे। ठीक है जी। तो चलिए पढ़ते हैं जो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड है इसके बारे में कि इसका मतलब क्या है, और डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फोर चेम्बर्ड हार्ट। ये क्या है? फोर चेम्बर्ड हार्ट है जो हमारे पास एक डायग्राम है। यहाँ पे देखें, दिस इज द राइट एट्रियम, इसके बाद लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब यह है कि दीज आर दी फोर चेम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हमें यह पता है कि एक्चुअली राइट एट्रियम से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आती है तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, और जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे पल्मोनरी ट्रंक में जाती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं। तो एक्चुअली पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक से आगे जो ब्लड निकलती है वो किसके जरिए जाती है? पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ पे मैं इस वाल्व को प्रॉपर नाम लिखता हूँ क्योंकि ये वाल्व इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व अलो द ब्लड टू एंटर पल्मोनरी आर्टरी विच कम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि देयर इज पल्मोनरी वाल्व स्टीनोसिस, की जो पल्मोनरी वाल्व है इसके अंदर नेर्विंग होती है। तो राइट वेंट्रिकल की जो आउटफ्लो है दैट इज अ डिक्रीज। तो पहली क्वेश्चन, स्टीनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट इज वेरी वेरी डिक्रीज, नंबर वन। और इससे मुराद ये है पल्मोनरी वाल्व स्टीनोसिस। फिर जब ब्लड निकलेगी नहीं तो ज्यादा ब्लड कहाँ पे रहेगी? राइट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी क्या होगी? राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। और जब इस वेंट्रिकल पे ब्लड की प्रेशर बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, सो दिस हाई वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट विल प्रेशराइज द सेप्टम। इस सेप्टम पे प्रेशर लगेगी, जोर लगेगी, तो इस सेप्टम के अंदर होल क्रिएट होगा जिसको हम वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, वीएसडी। और इस डिजीज के अंदर जो अयोटा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जाती है वो इस वीएसडी के ऊपर से आती है, इसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, द अयोटा विच ओवर राइड द वीएसडी। तो कितनी बातें हो गई? चार। नंबर वन, इसको आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, दैट इज कॉल्ड प्रूफ। PROV, प्रूफ के नाम से इसको आप लोगों ने याद रखना है। P स्टैंड फॉर पल्मोनरी स्टीनोसिस, R फॉर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, O फॉर ओवर राइडिंग ऑफ aorta एंड V फॉर VSD। ये चार चीजें जब एक सिंगल पेशेंट में आ जाए तो उसको हम टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट कहते हैं। इसमें जो ब्लड की शंटिंग है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होती है क्योंकि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी और यहाँ पे VSD है, तो राइट साइड से ब्लड किसकी तरफ जा रही है? लेफ्ट। और राइट साइड में जो ब्लड है दैट इज कॉल्ड डी ऑक्सीजीनेटेड ब्लड, और वो जाकर मिल रही है ऑक्सी के साथ। और जब डी ऑक्सी ब्लड ऑक्सी के साथ मिलती है तो उसमें जो बच्चे होते हैं दे बिकम अर्ली साइनोस। साइनोस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। और दूसरी बात, जितना स्टीनोसिस ज्यादा होगी उतना बाहर ब्लड का जाना कम होगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे ब्लड की शंटिंग भी ज्यादा होगी। तो याद रखे जो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट है इसमें तो होती चार चीजें हैं, लेकिन इन चार चीजों में डिजीज की जो सिविरिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ पल्मोनरी स्टीनोसिस। इट शोज द एक्सटेंट ऑफ शंटिंग एंड साइनोसिस। जितना ब्लड की शंटिंग ज्यादा होगी, जितना मिक्सिंग राइट से लेफ्ट की तरफ ज्यादा होगी, उतना ब्लूइश डिस्कलरेशन के चांसेस भी ज्यादा होगी। द पेशेंट लर्न टू स्क्वेट, इसमें जो बच्चे होते हैं जब ये खेलते रहते हैं या इनमें जब ब्लूइश डिस्कलरेशन या साइनोसिस आती है तो उस दौरान ये स्क्विटिंग पोजीशन में जाते हैं। स्क्विटिंग का मतलब ये अपने घुटनों के बल बैठते हैं और अपनी नी जॉइंट को चेस्ट के साथ टच करते हैं, जिससे क्या होता है? ये इंक्रीज करता है आर्टीरियल रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज द शंटिंग। और जब शंटिंग कम होगी
तो फिर राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने की बजाय आगे लंग्स की तरफ जाएगी, दैट लीडिंग टू मोर ब्लड टू रीच द लंग। और जब लंग्स को ब्लड मिलेगी, मतलब लंग्स को ऑक्सीजनेशन मिलेगी, तो फिर शंटिंग कम होगी, तो सिम्टम भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ये सर्च करना है, व्हाट इज स्क्वाटिंग पोजीशन। जो स्क्वाटिंग पोजीशन है, आप उसकी पिक्चर गूगल में या यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों में फॉर एग्जांपल चार मसले होते हैं हार्ट के अंदर बाय बर्थ, लाइक पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, वीएसडी एंड ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, इन बच्चों के अंदर अगर हम चेस्ट एक्सरे करें तो उसमें जो हार्ट है दैट विल बी शोन ऑन बूट शेप, इसमें क्या होगी, बूट शेप। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है कि बूट शेप appearance of the heart that is classically seen in which condition, tetralogy of Fallot के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल। अब ये कोर डिजीज है, इसको हम कहते हैं टी फॉर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, इसको हम कहते हैं TOGV, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाऊँ कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, इससे आप लोग को अंदाजा होगा कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल में एक्चुअल होता क्या है। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दैट इज कॉल्ड दी राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से नॉर्मली मैं क्या कहता हूँ, नॉर्मली मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इन हेल्दी पर्सन इफ द एनाटमी ऑफ द हार्ट इज नॉर्मल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेजर आर्टरी निकलती है दैट इज कॉल्ड अयोर्टा, इसको हम क्या कहते हैं, अयोर्टा। और जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलती है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से अयोटा निकलती है। अब अगर ऐसा हो जाए कि कंजेनिटली बाय बर्थ बच्चों में ऐसे मसले आ जाए जिसमें ये दोनों आर्टरी अपनी जगह तब्दील करें, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा की बजाय पल्मोनरी ट्रंक निकले और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल की बजाय लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले, तो इस कंडीशन को ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल कहते हैं। अब ये दोनों ग्रेट आर्टरीज हैं, अगर ये दोनों वेसल अपनी जगह तब्दील करे, ट्रांसपोजिट करे, तो उसका नाम है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से नॉर्मली निकलनी थी वो लेफ्ट से निकलेगी, एंड अयोटा जो नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलनी थी वो राइट वेंट्रिकल से निकलेगी। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे सिचुएशन को हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किन लोगों के अंदर कॉमन है, ये कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज कॉल्ड मेटरनल डायबिटीज, मतलब जिन माओ में प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज होती है, उनका शुगर कंट्रोल होता नहीं है या वो सही तरीके से मेडिसिन लेते नहीं है। सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल इन कमिंग बेबी। देखिए अगर माँ को डायबिटीज है तो हाई ब्लड प्रेशर का जो असर है वो बच्चे पे होता है, जिसकी वजह से बच्चे में अगर हाई ब्लड शुगर ऑफ द मदर की वजह से कोई हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल है। इसमें क्या होगा, द बेबी प्रेजेंट अर्ली साइनोसिस, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्किट डू नॉट मिक्स। इसमें क्या है, अगर हम बच्चे को सरवाइव के लिए रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा सरवाइव करे, उनको हम डेथ से बचाना चाहते हैं, सो वी हैव टू क्रिएट अ शंट दैट इज अलोइंग मिक्सिंग द ब्लड आफ्टर द बर्थ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। नॉर्मली आप लोग को मैंने बताया था कि बिफोर द बर्थ, पैदाइश से पहले जब फीटस मदर की यूट्रस में होता है तो क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी अयोटा के दरमियान एक शंट होता है डक्टस आर्टीरियोसस, और वो जो डक्टस आर्टीरियोसस है वो बर्थ के बाद बंद हो जाता है। लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी है जिसमें शंट रखना लाजमी होता है, वन ऑफ देम इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन ई देंगे टू बी एडमिनिस्ट्रेड टू कीप और मेंटेन द पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस अंटिल डेफिनेटिव सर्जिकल रिपेयर इज परफॉर्म। जब तक हम उस कंडीशन को सर्जिकली रिपेयर नहीं करेंगे तब तक हम बाहर से ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन ई देंगे, जिससे हम डक्टस आर्टीरियोसस को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। और इस कंडीशन में इन द लॉन्ग रन इट रिजल्ट हाइपरट्रोफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड एट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब यह है कि जो राइट वेंट्रिकल है उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी।
तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रोफी इज आल्सो सीन इन केस ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। फिर इसके बाद है ट्रंकस आर्टीरियोसस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल लार्ज वेसल अराइजिंग फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल, दैट इज द ट्रंकस आर्टीरियोसस फेल टू डिवाइड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। अगर एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो बनती है, फीटस इनसाइड द मदर यूट्रस ग्रो करता है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है ट्रंकस आर्टीरियोसस। ये जो ट्रंकस है ये क्या करता है, ये दो में डिवाइड होता है। ट्रंक से मुराद दरख्त की एक शाख होती है जो मल्टीपल, मतलब इस तरफ ब्रांचेस शाखों में तब्दील होता है। तो ट्रंक क्या करता है, ये फ्यूचर में क्या बनाती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एयोर्टा। बट अगर ये ट्रंक फेल हो जाए टू डिवाइड, तो फिर दोनों वेंट्रिकल से एक ही लार्ज वेसल निकलेगी जिसको ट्रंकस आर्टीरियोस कहते हैं। इसमें भी जो बच्चे होते हैं अर्ली साइनोस्ड होते हैं। Deoxygenated blood from the right ventricle mixing with the oxy blood with the left ventricle before pulmonary and aortic circulation। और इस ट्रंकस आर्टीरियोसस में भी बच्चे को जितना हम सर्जिकली जल्दी रिपेयर करेंगे उतना बच्चे के अंदर सर्वाइवल रेशो ज्यादा होगी, ठीक है जी। और इसके लास्ट में यहाँ पे है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि ट्राइकस्पिड एट्रेजिया के अंदर क्या होता है, और इस डायग्राम से आप लोगों को समझ में आएगी किस में हार्ट के अंदर मेन इशू होता कहाँ पे है। दिस इज फॉर एग्जांपल द राइट एट्रियम, दैट इज द राइट वेंट्रिकल। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वाल्व है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड। तो एक्चुअली अगर जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसकी जो ओपनिंग है वो प्रॉपरली डेवलप ना हो जाए, तो फिर उसको ट्राइकस्पिड एट्रीजिया कहते हैं। इट इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व ओपनिंग और ओरिफिस दैट फेल टू डेवलप। तो ट्राइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग प्रॉपरली डेवलप ना होना, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। तो फिर अगर ओपनिंग डेवलप नहीं हुई तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में कम जाएगी, देयरफॉर द राइट वेंट्रिकल बिकम हाइपोप्लास्टिक। इसमें जो सेल की तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल की एट्रोपी चांसेस भी ज़्यादा होती है। एंड दिस कंडीशन ऑफन एसोसिएटेड विद एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट रिजल्टिंग इन राइट टू लेफ्ट शंट प्रेजेंट विद अर्ली साइनोसिस। तो यहाँ पे क्विकली दो चीज़ें देखते हैं इंपॉर्टेंट वन, कि जब भी आप लोगों को एग्जाम में आता है दैट इज कॉल्ड CHD, स्टैंड फॉर कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज। मतलब वो बीमारियां जो बच्चे के अंदर पैदाइशी होती है उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज हम कहते हैं। हम कहते ना, मतलब गांव में लोग कहते हैं कि बच्चे के दिल में पैदाइशी सुराख है, तो इसका मतलब यह है कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज। इनमें से एक कैटेगरी को कहते हैं ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसमें जो बच्चा होता है उसमें अर्ली इन द लाइफ सिम्टम नहीं होते, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन लेटर इन द लाइफ सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। और एक किस्म का डिजीज है साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसमें जो बच्चे हैं दे बिकम ब्लू अर्ली इन द लाइफ। तो पैदाइशी पैदा होते ही बच्चे जो होते हैं वो ब्लू होते हैं, तो उनका पता चलता है। ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, इसके अंदर जो एक एग्जांपल है VSD है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है। फिर ESD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट PDA, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। इसका मतलब ये है कि वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिसके अंदर डी का वर्ड आता है, ऑल डीज आर ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, ठीक है जी। अब इसकी तरफ आते हैं जो साइनोटिक हार्ट है। एक इसमें हमने आज के लेक्चर में पढ़ा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड। फिर इसके बाद है द नेक्स्ट वन ट्रंकस आर्टीरियोसस, ठीक है जी, ट्रंकस आर्टीरियोसस। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। तो देखिए कंजेनिटल हार्ट डिजीज, पैदाइशी तौर पे हार्ट के अंदर जो मसले होते हैं उन सब के अंदर अगर पहला वर्ड टी है, टी, टेट्रालॉजी टी, ट्रंकस टी, ट्राइकस्पिड टी एंड ट्रांसपोजिशन भी टी से। तो ऑल टीज, जितने भी डिजीजेस है हार्ट के अंदर पैदाइशी तौर पे बच्चों में जो टी से स्टार्ट होते हैं ये साइनोटिक होते हैं, और जिसमें डी होता है दे आर ए साइनोटिक। इसमें जो ब्लड की मिक्सिंग है ए साइनोटिक में वो लेफ्ट से राइट की तरफ होती है, और जो साइनोटिक है इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, ठीक है जी। इसके साथ लास्ट में एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड coarctation of the aorta. Aorta is a major vessel which arises from the left ventricle, but coarctation का मतलब is narrowing of the aorta.
अयोटा का अंदर से तंग हो जाना, नेरो हो जाना, दैट इज कॉल्ड कोआक्टेशन। क्लासिकली डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म, इन्फेंटाइल एंड एडल्ट फॉर्म। कोआक्टेशन ऑफ अयोटा के दो फॉर्म्स है या दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं इन्फेंटाइल फॉर्म और दूसरे को हम कहते हैं एडल्ट फॉर्म। इन्फेंटाइल फॉर्म एसोसिएट विद पीडीए। ये एमसीक्यूज आप लोग अपने पास नोट करें। एनआर स्टेप 1 लैब के अंदर, इवन यूएसएमएलई एफसीपीएस में क्वेश्चन आता रहता है कि वो कौन सी फॉर्म है कोआक्टेशन ऑफ अयोटा की जो पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के साथ एसोसिएट होता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कोआक्टेशन ऑफ अयोटा। और इसमें क्या होता है कि इट प्रेजेंट विद लोअर एक्सट्रीमिटी साइनोसिस इन द इन्फेंट ऑफन एट बर्थ। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है या लोअर लिम्ब है, उनके अंदर बाई बर्थ क्या होता है, साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन। और ये एक हाईली हाईली एसोसिएट होता है एक डिजीज के साथ, दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम क्या है? इट इज वन ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं सेल में, वो 46 है, लेकिन उसकी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XY है। बट अगर हम दूसरे साइड पे देखते हैं, इन फीमेल, फीमेल में अगर हम देखते हैं, ये भी 46 है, लेकिन ये XY की बजाय क्या होते हैं, XX होते हैं। तो द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ अ मेल जेंडर इज XY, द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ अ फीमेल जेंडर दैट इज कॉल्ड XX। अब यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने समझनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और ये आप लोगों ने सीखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जरूर आता है। अब अगर एक फीमेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फीमेल, और उसमें 46 की बजाय क्रोमोसोम की तादाद 45 है, एक एक्स है और एक नहीं है। क्योंकि एक नहीं है तो 46 की बजाय 45 है और एक्स जीरो। तो ऐसा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जिसमें फीमेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम ना बने और एक बने, इस कंडीशन को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो फीमेल्स आती हैं उनकी हाइट शार्ट होती है, उसमें वेब नेक होती है, इनकी ओवरी सही तरीके से नहीं बनी होती है, स्ट्रीक ओवरीज होती है, जिसकी वजह से एमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन फीमेल के अंदर जिसमें सेक्स क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो, इन कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोमल अरेंजमेंट इज 45X नॉट, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम के साथ अगर कोआक्टेशन ऑफ योटा के चांसेस होगी, दैट विल बी इन्फेंटाइल फॉर्म। तो इन्फेंटाइल फॉर्म के अंदर पीडीए है और टर्नर सिंड्रोम। फिर इसके बाद एडल्ट फॉर्म है, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद पीडीए, ये पीडीए के साथ एसोसिएट नहीं है। एंड दिस नेर्विंग और कोआक्टेशन अकर डिस्टल टू द अयोटिक आर्च। जो आर्च ऑफ योटा है, अगर उससे नेर्विंग पहले हो जाए वो इन्फेंटाइल फॉर्म है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सिमल है। लेकिन अगर बाद में हो जाए तो उसको हम एडल्ट कहते हैं। इसमें जो बच्चे आते हैं, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये असेंडिंग योटा है, ये आर्च ऑफ योटा है, ये डिसेंडिंग है, तो यहाँ पे नर्विंग है। तो यहाँ तक तो ब्लड आ रही है, अपर लिम्ब में ब्लड ज्यादा जाएगी, लोअर लिम्ब में ब्लड कम जाएगी। तो इन लोगों के अंदर दे प्रेजेंटेड विद हाइपरटेंशन इन द अपर एक्सट्रीमिटी। इसका मतलब यह है कि इन लोगों में अपर एक्सट्रीमिटी, अपर लिम्ब के अंदर बीपी हाई होगी, एंड हाइपोटेंशन विद लोअर एक्सट्रीमिटी या लोअर लिम्ब। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल ये असेंडिंग अयोटा है, ये आर्च ऑफ योटा है और ये डिसेंडिंग, तो आर्च ऑफ योटा के बाद यहाँ पे अगर कोई नैरोइंग है वो एडल्ट फॉर्म है। इसको हम पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ योटा कहते हैं। जो इन्फेंटाइल है उसको प्री डक्टल कहते हैं, जो एडल्ट फॉर्म है उसको पोस्ट डक्टल कहते हैं। और यहाँ पे अगर कोआक्टेशन हो जाए, नैरोइंग हो जाए, तो यहाँ से जो आर्च ऑफ योटा है वो तो ठीक है, उसमें तो नैरोइंग नहीं है, तो अपर लिम्ब में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी, लोअर लिम्ब में ब्लड की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। सो देयर विल बी हाइपरटेंशन इन द अपर एक्सट्रीमिटी एंड हाइपोटेंशन इन द लोअर। तो अगर आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेडियल पल्स लेंगे और फिर फीमोरल लेंगे, तो उसमें क्लियर कट आप लोग को क्या आएगी, रेडियो फीमोरल डिले। रेडियल पल्स विल स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटी, femoral pulse will be weaker because of hypotension in the lower extremity. फिर इसके बाद remember this type is presented in adulthood, discovered in adulthood. Collateral circulation develop across the intercostal artery, in gorge artery, and notching of the rib on the X-ray.
तो नोजिंग ऑफ द रिब जब भी एक्सरे पे आ रहे, थिंक अबाउट एडल्ट टाइप कोएक्टेशन ऑफ एयोर्टा एंड दैट इज हाईली एसोसिएटेड विद बाइकास्पेड एयोर्टिक वाल्व। तो एग्जाम क्वेश्चन, इनफिल्ट्राइल टाइप, जो इनफिल्ट्राइल टाइप है या प्री डक्टल कोएक्टेशन ऑफ एयोर्टा, वो हाईली एसोसिएटेड है किसके साथ? टर्नर सिंड्रोम। और जो पोस्ट डक्टल कोएक्टेशन ऑफ एयोर्टा है, जिसको एडल्ट फॉर्म कहते हैं, दैट इज हाईली एसोसिएटेड विद विच फॉर्म? दैट इज बाइकास्पेड एयोर्टिक वाल्व। क्योंकि जो एयोर्टिक वाल्व है, इसमें नॉर्मली 3 कस्प होते हैं, अगर उसमें 2 आ जाए तो उसको बाइकास्पेड एयोर्टिक वाल्व कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर 2 थिंग्स, कोऑक्टेशन ऑफ एयोर्टा इज नेर्विंग ऑफ एयोर्टा। एक्चुअली जो एडल्ट फॉर्म है, इसमें जो नेर्विंग है ये पोस्ट डक्टल होती है। तो अपर लिम हाइपरटेंशन एंड लोअर लिम हाइपोटेंशन, so there will be a clear cut radiofemoral delay which is very very important for the exam। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आ चुका होगा। कल इंशाल्लाह आगे हम वाल्वुलर डिजीज के साथ प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज।